एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना या इसके बारे में लिखना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस काम के लिए कोई सीधा फार्मूला नहीं है। जैसा कि हमने पिछले कुछ स्पीकर्स को सुन रखा है, हर किसी की कहानी हमेशा बिल्कुल अलग होती है। बिजनेस और टेक्नोलॉजी के इतिहास में हर एक पल केवल एक बार ही आता है। इसका मतलब है कि अगला मार्क जकरबर्ग कोई नई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं बनाएगा, अगला लारी पेज कोई नया सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला बिल गेट्स कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी नहीं बनाएगा। अगर आप इन सफल लोगों की ही नकल करेंगे तो आप उनसे कुछ नया सीख ही नहीं पा रहे। बिजनेस में विज्ञान जैसा दोहराया जा सकने वाला काम नहीं होता। विज्ञान दो से शुरू होता है क्योंकि दो इसमें चीजें दोहराई जा सकती हैं और परख कर सही साबित की जा सकती है। लेकिन मैंने देखा है कि हर बड़ी कंपनी अपने आप में अनूठी होती है। सवाल उठता है, आप शून्य से एक तक कैसे पहुंचेंगे? यानी एकदम नया काम कैसे करेंगे? मेरी किताब जीरो टू वन का उद्देश्य ही यही है, हर बार नए और अनूठे रास्ते खोजने का। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूं, यदि आप कोई नई कंपनी शुरू कर रहे हैं तो आपका मकसद एकाधिकार, मोनोपोली बनाना होना चाहिए। ऐसी कंपनी बनाइए जो बाकी से बहुत अलग हो और जिसका मुकाबला कोई न कर सके। आम सोच है कि पूंजीवाद, कैपिटलिज्म और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन एक ही बात है, पर मैं मानता हूं कि यह बिल्कुल उल्टे है। पूंजीवादी वह है जो पूंजी जमा करता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की दुनिया में सभी मुनाफे खत्म हो जाते हैं। अगर आप बेतहाशा मुकाबला करना चाहते हैं तो शिकागो में कोई रेस्टोरेंट खोल लीजिए जहां पहले से ही बहुत सारी रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे में आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी कंपनियों ने कुछ और किया है। उदाहरण के लिए गूगल को देखिए। गूगल ने सर्च के क्षेत्र में 2002 के बाद से कोई बड़ा मुकाबला नहीं देखा, क्योंकि उसने याहू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे दिग्गजों से खुद को अलग कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कई सालों से गूगल को भारी मुनाफा हो रहा है। मुझे लगता है इसके दो कारण हैं कि लोगों को एकाधिकार की अहमियत समझ नहीं आती। पहली बात, जिन कंपनियों के पास एकाधिकार होता है वे इस बात को जाहिर नहीं करती। वे मानो कह रही हो, हमारा कोई एकाधिकार नहीं है। दूसरी बात, जिन कंपनियों के पास एकाधिकार नहीं है वे अपनी कंपनी को बहुत खास दिखाने की कोशिश करते हैं, वरना कोई उन पे निवेश नहीं करेगा। उदाहरण के लिए गूगल यदि खुलेआम बोले कि हम सिर्फ सर्च के मार्केट के 66% हिस्से पर काबिज है तो उसकी खासियत कम लगती। इसीलिए गूगल कहता है कि हम एक बड़े टेक्नोलॉजी कंपनी है जो आईफोन से लेकर फेसबुक तक हर चीज में काम कर रही है। वह दिखाता है कि वह कार कंपनियों से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक में है। ऐसे करके गूगल अपने असली बिजनेस, सर्च इंजन को भुलाकर एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी जैसा दिखाता है। इससे असल स्थिति छुप जाती है। अब अगर कोई ऐसा सोच भी ले कि उसने रेस्टोरेंट खोलना है तो निवेशक ऐसा कहेंगे, हमें रेस्टोरेंट में निवेश नहीं करना, ये जल्दी बंद हो जाते हैं, पैसा चला जाएगा। ऐसे में तुम उनसे कोई अनोखी कहानी सुनाओगे कि यह रेस्टोरेंट सबसे अलग है। जैसे कहोगे, यह शिकागो में पहला ब्रिटिश नेपाली फ्यूजन भोजनालय है। यह सब मिली जुली फिक्शनल कहानी है ताकि तुम्हारी कंपनी भीड़ से अलग दिखे। कहानी कहनी कोई आसान काम नहीं है। मेरी किताब का एक अध्याय यही बताता है कि सभी सफल कंपनियां एक जैसी नहीं होती, बल्कि उन्होंने कोई ना कोई रास्ता खोज लिया होता है जिससे वे दूसरों से बिल्कुल अलग दिखने लगती है और मुकाबले से बच निकलती है। वहीं जो कंपनियां हारती हैं वे सब एक जैसी ही होती है, क्योंकि वे मुकाबले की आम धारा से बाहर नहीं निकल पाती। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसी अध्याय का हेडलाइन बदलकर कुछ चौंकाने वाला रखा, कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। कंपटीशन हारने वालों के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि जो लोग मुकाबला नहीं जीत पाते वही हारते हैं। हमारे मन में यह धारणा है कि तेज तैराकी की रेस में जो बच्चा सबसे पीछे आता है वही हारने वाला है, या जिनके अंक कम होते हैं वे बड़े स्कूलों में नहीं जा पाते। पर मेरी राय में यह उल्टा है। हमें यह मानना चाहिए कि हमें खुद भी अनजाने में मुकाबले की ओर खींचा चला जाता है। मेरा अपना अनुभव, जब मैं 20 साल का था मैंने देखा
कि मैं भी प्रतियोगिता के चक्र में उलझ गया था। 8वीं कक्षा के सालाना पुस्तक ईयरबुक में मेरे एक दोस्त ने लिखा था, तुम 4 साल में स्टैनफोर्ड पहुंच जाओगे। 4 साल बाद सचमुच मुझे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। फिर स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल गया और वॉल स्ट्रीट की एक बड़ी लॉ फर्म में काम करने लगा। लेकिन मुझे वह जगह पसंद नहीं आई और 7 महीने 3 दिनों बाद मैंने वहां से इस्तीफा दे दिया। उस फर्म में मेरे एक सहकर्मी ने मुझसे कहा, देखकर अच्छा लगा कि तुम जा रहे हो। मुझे नहीं लगा था कि कोई भी यहां से निकल पाएगा। लेकिन असल में बाहर निकलने के लिए बस आगे का दरवाजा ही खोलकर चल देना था। लोगों की पहचान अक्सर उन्हीं चीजों से बधी होती है जो उन्होंने जीती है। इसलिए वह खोई हुई दौड़ को पकड़ने में लगे रहते हैं और नए रास्ते की कल्पना भी नहीं कर पाते। वह केवल खून पसीना बहाकर उसी मुकाबले में जीतने की सोचते हैं जो उनके सामने है। लेकिन अगर हम सिर्फ सामने वाले को हराने में ही उलझे रहेंगे तो हम बड़े लक्ष्य भूल जाएंगे। प्रतिस्पर्धा का एक और पहलू है। जब हम किसी चीज में जोर शोर से मुकाबला करते हैं तो हमें वह काम आ जाता है, पर साथ ही हम अपना ध्यान केवल सामने वाले को हराने पर केंद्रित कर लेते हैं। इससे हम अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि या नए विचार से दूर हो जाते हैं। सिलिकॉन वैली में अक्सर ऐसे लोग सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप चलाते हैं जिनके सामाजिक व्यवहार कुछ अलग होते हैं, जैसे अस्पर्गर सिंड्रोम से ग्रस्त। इसका मतलब यह नहीं कि ये लोग कमजोर हैं, बल्कि जो लोग सामान्य बातों में अच्छे हैं उन्हें अपने पागलपन के आइडिया को सबको समझाने से पहले ही रोक दिया जाता है। कई बार हम खुद के अजीब से ख्याल सुनाते ही डर जाते हैं, क्योंकि चारों ओर से लोग कहते हैं, यह थोड़ा अजीब है, यह काम नहीं करेगा। यह समस्या सिर्फ बिजनेस स्कूलों में नहीं है, बल्कि हम सभी में छिपी है। इनमें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसी जगहों के छात्र शामिल हैं। वहां पढ़ने वाले ज्यादातर मिलनसार होते हैं और उनके मन में खुद पर बड़ा भरोसा नहीं होता। ऐसे माहौल में 2 साल के अंत तक सभी सोचते हैं कि जो आखिरी नया चलन है उसी को पकड़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर 1989 में सब लोग माइकल मिल्केन जैसी वित्तीय कंपनियों में काम करना चाहते थे। 1999 से 2000 में टेक्नोलॉजी का बुलबुला आया, तब सब ने इंटरनेट स्टार्टअप बनाने का सपना देखा। फिर 2005 से 7 में सबने हाउसिंग सेक्टर और प्राइवेट इक्विटी की ओर रुख किया। इस तरह बस भीड़ का हिस्सा बनते रहे। ऐसे अनुकरण का एक गहरा कारण है, इंसान नकल करने में बहुत सक्षम है। शेक्सपियर के जमाने में एप शब्द का एक मतलब बंदर मंकी था और दूसरा नकल करना, इमिटेट। नकल करना हमारी सीखने की प्रक्रिया में बहुत जरूरी है। बच्चे भाषा नकल से सीखते हैं, संस्कृति अगली पीढ़ी तक पहुंचती है, पर यह आदत हमें बेवकूफ भी बना सकती है। भीड़ की दीवानगी, मैडनेस ऑफ क्राउड्स और बुलबुले इसका नतीजा है। हम सोचते हैं कि विज्ञापन केवल दूसरों को मूर्ख बनाते हैं, पर असल में हम खुद भी उनसे प्रभावित होते हैं। इसलिए मोनोपोली कंपटीशन की समस्या सिर्फ दिमाग की गलती नहीं है, यह इसलिए भी है क्योंकि हम सब एक ही छोटे से दरवाजे से बाहर निकलने की होड़ में हैं। लेकिन हो सकता है कि एक बड़ा रहस्यमय द्वार कोने में बंद पड़ा हो जिसे हम देख नहीं रहे। हमें वह गुप्त रास्ता खोजकर उसी पर चलना चाहिए। अब मैं कुछ और सच बताता हूं जिन पर शायद ज्यादातर लोग विश्वास नहीं करते। कई लोग मानते हैं कि अब दुनिया में सब कुछ ढूंढ लिया गया है, पर मुझे लगता है कि कई गुप्त सच, सीक्रेट्स अभी भी छिपे हैं जिन्हें खोजने की जरूरत है। मैंने अपनी किताब में इन सच को 3 तरहों में बांटा है। ऐसी सच्चाइयां जिन्हें हर कोई पहले से जानता है, ऐसी सच्चाइयां जिन्हें शायद कोई जान ही नहीं सकता, मिस्ट्रीज, और ऐसी कठिन सच्चाइयां जिन्हें मेहनत करके निकाला जा सकता है। इन्हें मैं सीक्रेट्स कहता हूं। मेरे हिसाब से अभी दुनिया में कई ऐसे सीक्रेट्स बाकी हैं जो हम खोज सकते हैं। विचार कीजिए, 17वीं या 18वीं सदी में जब दुनिया का नक्शा पूरा नहीं था, एक्सप्लोरर नए रास्तों और देशों को देखकर दुनिया को समझते थे। 19वीं सदी में भी रसायन के तत्वों, पीरियोडिक टेबल में खाली जगह थी, लेकिन अब भूगोल और मौलिक रसायन दोनों पूरी तरह से खोज लिए गए हैं। इन क्षेत्रों में अब कोई बड़ा राज बचा नहीं है,
जो नई खोजों की नींव बन सके। लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में अभी भी बहुत कुछ खुला हुआ है। पिछले 40 सालों में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट और सॉफ्टवेयर में जो जो खोजें हुई, वे अक्सर बाद में इतनी सरल लगती हैं कि अचरज होता है। जैसे हमने पेपाल में ईमेल के साथ पैसों को जोड़ने का आइडिया निकाला, तब यह बहुत बड़ा राज था, क्योंकि किसी ने पहले इसे नहीं किया था। हमें लगा कि इतनी सीधी बात जब किसी को समझ में आने लगेगी तो बड़ा अवसर बन जाएगा। इसलिए हमें तेजी से काम करना था, ताकि कोई दूसरा हमसे पहले ना पहुंच जाए। मेरा मानना है कि हमें कई और क्षेत्रों में ऐसे राज तलाशने चाहिए, चाहे वह जैविक तकनीक, बायोटेक हो, अंतरिक्ष तकनीक हो या कोई नई ऊर्जा के तरीके हो। इन सभी में दशकों से कम काम हुआ है। हमारी उन्नति सिर्फ कंप्यूटर की दुनिया, बिट्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें भौतिक दुनिया, एटम्स में भी खोज और प्रगति करनी चाहिए। तीसरी बात, हमें यह समझना होगा कि 21वीं सदी में सफल होने के लिए हमें दोनों ही चीजों, वैश्वीकरण वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत है। ये दोनों अलग तरीके की तरक्की है। मैं वैश्वीकरण को क्षैतिज बढ़त कहता हूं, यानी जो कुछ पहले से काम कर रहा है उसे दोहराना, एक से एन तक बढ़ना। उदाहरण के लिए, आज चीन दुनिया की वैश्वीकरण की मिसाल है। उसे अगले कई सालों में जितना हो सके पश्चिमी दुनिया की सफल नीतियों की नकल करनी होगी। दूसरी तरफ मैं प्रौद्योगिकी को ऊर्ध्वाधर बढ़त कहता हूं, यानी कुछ नया करना, शून्य से एक तक बढ़ना। इतिहास में दोनों के दौर थे। 19वीं सदी में 1915 से 1914 तक दुनिया भर में एक साथ बहुत तकनीकी तरक्की और वैश्वीकरण दोनों चल रहे थे। लेकिन जब पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया फिर से विभाजित हुई तो वैश्वीकरण रुक गया, जबकि तकनीक तेजी से बढ़ती रही। फिर 1971 में किसिंजर के चीन जाने के बाद वैश्वीकरण फिर से तेज गति से शुरू हुआ और पिछले लगभग 40 सालों में बहुत बढ़ गया। उसी दौरान तकनीकी तरक्की थोड़ी धीमी रही और सिर्फ कंप्यूटर, इंटरनेट तक सीमित रही। बीते दिनों दुनिया को हम पहली दुनिया और तीसरी दुनिया में बांटते थे। पहली दुनिया वह थी जहां टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ रही थी। तीसरी दुनिया वह जहां पिछड़ी हालत थी। आज हम दुनिया को विकसित देशों और विकासशील देशों में बांटते हैं। यहां विकसित देशों से मतलब होता है कि जो पहले से बनी चीजें अपना रहे हैं और विकासशील देश अब भी सीख रहे हैं। पर यह विभाजन हमें इस मिथक में फंसा देता है कि विकसित देशों में अब कुछ नया होने वाला नहीं है। ऐसा मानकर हम मानो आत्मनिरोधक बन जाते हैं। मानते हैं कि आगे हमारी तरक्की रुक जाएगी और आने वाली पीढ़ियां माता पिता से बेहतर जीवन नहीं पा सकेंगी। मैं मानता हूं कि हमें इस सोच को नहीं अपनाना चाहिए कि हम विकसित दुनिया में रह रहे हैं जहां सब कुछ पहले से पूरा हो चुका है। हमें हमेशा उल्टा सवाल पूछते रहना चाहिए, हम उन विकसित देशों को और कैसे विकसित कर सकते हैं जहां अब तक नई खोज नहीं हुई। यही असली रास्ता है अपनी दुनिया को बेहतर बनाने का। धन्यवाद।